हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये थर्ड लेक्चर है, सॉरी फोर्थ लेक्चर है। और इसमें आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं परमाणुवीय कक्षक। परमाणुवीय कक्षक ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हाइजेनबर्ग के इनिशियल सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक निश्चित पथ का निर्धारण संभव नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक द्विविमीय पथ पर निरंतर गति करता रहता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? कक्षा के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो परमाणु कक्षक होता है ये भी नाभिक के चारों ओर का एक ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। देखिए, सपोज दैट ये कोई परमाणु है और इसमें ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। इस पर्टिकुलर एरिया में सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, इस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये किसका काम करेगा? ये पॉइंट किसके रूप में व्यवहार करेगा? कक्षक के रूप में व्यवहार करेगा। तो स्टूडेंट्स, कक्षक की अगर हम परिभाषा आपको बताएं तो देखिए, नाभिक के चारों ओर के उस त्रिविमीय आकाश या क्षेत्र को, उस त्रिविमीय आकाश या क्षेत्र को ही कक्षक कहते हैं। कक्षक कहा जाता है जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। तो स्टूडेंट्स, दो बातें हो गई। एक तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज दैट ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिस पथ पर ये गति करता है, उस पथ को ही हम कक्ष या ऊर्जा स्तर या कोश के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं कक्ष और कक्षक में क्या अंतर होता है। कक्ष व कक्षक में अंतर। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस। कक्ष ऑर्बिट होता है एंड कक्षक ऑर्बिटल होता है। इन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तरफ हम कक्ष लिखते हैं और दूसरी तरफ हम कक्षक लिख देते हैं। कक्ष ऑर्बिट होता है और कक्षक ऑर्बिटल होता है। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि कक्ष की अवधारणा किसने दी, तो देखिए, कक्ष की अवधारणा बोर वैज्ञानिक ने दी। कक्ष की अवधारणा बोर ने दी। नील्स बोर का आपने नाम सुना ही होगा। इस साइंटिस्ट बोर ने दी थी। और कक्षक की अवधारणा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का परिणाम होता है। कक्षक की अवधारणा
तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का परिणाम है। तो बच्चों एक वैज्ञानिक का अगर हम नाम लेना चाहे तो कक्षक में वैज्ञानिक का नाम आ सकता है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर सुना होगा आपने ये नाम। इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से लिया जाता है, या बोर्न नामक वैज्ञानिक का भी हम आगे जाकर बता सकते हैं। ये जो कक्ष होता है ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए एक द्विविमीय पथ है। कौन सा है बच्चों इसमें? द्विविमीय पथ है। लेकिन आपको पता है कक्षक जो होता है ये एक त्रिविमीय स्थान है नाभिक के चारों ओर, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसमें दूसरा पॉइंट, कक्षक त्रिविमीय स्थान में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। चलिए बच्चों ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। चलिए एक पॉइंट और बनेगा इसमें, थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। देखिए एक कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। एक कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अब सबको पता है कक्ष को हम K से बताते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से 2 × 1 का होल स्क्वायर 2, 2 × 2 का होल स्क्वायर 8, 2 × 3 का होल स्क्वायर 18 और 2 × 4 का होल स्क्वायर 32। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी 32 भरे जा सकते हैं। और यहाँ जो n है ये कक्ष की संख्या को बताता है। n बराबर कक्ष की संख्या। यही बात बच्चों अगर मैं करता हूं कक्षक के लिए, तो देखिए किसी भी कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ बच्चों कितनी होती है? अधिकतम 2 ही होती है। अधिकतम 2 ही होती है जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं। विपरीत चक्रण वाले होते हैं। और देखिए ये एक कक्षक है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं विपरीत चक्रण। तो ये था बेटा एक कक्षक और कक्ष में अंतर। ओके स्टूडेंट्स।
चलिए अब हम आपको एक ऐसे टॉपिक को समझाने जा रहे हैं जो कि परमाणु कक्षक से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में बहुत डिटेल में हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इंतजार करें अगले वीडियो का, जिसमें आपको समझाई जाएगी श्रोडिंजर तरंग समीकरण। यदि आप इन सभी टॉपिकों को समझना चाहते हैं तो आप पिछले 3 वीडियो जो हमने बनाए उनको आप देख सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक, ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।